परिसीमन वाला दांव बदल जाएगा अब चुनाव। जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। महिला आरक्षण लागू होगा, फायदा किसे होगा? हालांकि वोट डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। वास्तव में महिला आरक्षण की असली हकदार SC, ST व OBC समाज की महिलाओं को अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, तो ये उचित होने के साथ साथ BSP के अनवरत संघर्षों के बाद OBC समाज को मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार 27% आरक्षण के लागू होने की तरह ऐतिहासिक भी जरूर होता है। सीटों की संख्या बढ़ेगी, किसकी मुसीबत बढ़ेगी? He is saying Tamil Nadu will go back to 1960s, threatening the Honorable PM. Very, very unfortunate, fear-mongering, when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is making every effort to give respect and representation to our mothers and sisters. The Chief Minister creating and sowing fear into the minds of Tamil people is strictly condemnable. It goes against the oath he has taken on the Constitution of India before he assumed the post of Chief Minister of Tamil Nadu. संसद का विशेष सत्र बुलाया, विपक्ष को फंसाया। It is not Modi's reservation. It is the Congress party. Sonia Gandhi had passed that bill in the Rajya Sabha. Since we did not have a two-third majority, we did not do it. Now we all supported that bill. It is not BJP's bill. It is the originally Congress bill. The idea of the Congress, they picked it up themselves. 33% महिला आरक्षण अब सियासी रण। नहीं, कोशिश नहीं, ये तो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हमने सबने मिलकर ये 2024 के इलेक्शन से पहले हम सबने इस बिल को सपोर्ट कर कानून बनाया था कि 2029 से लागू होना है। मैं उसका बिल्कुल स्वागत करती हूँ और मैं मानती हूँ कि 25 साल से ज़्यादा इस बिल को कानून बनने में समय लगा है, तो अब वो महिलाओं को उनका भागीदारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष परेशान, डिलिमिटेशन से किसे नुकसान? बहुत जल्दबाजी है। 30 साल देश की महिलाओं ने इंतजार किया है अपने पूर्ण अधिकार को पाने के लिए संविधान के तहत। हमें तो बहुत जल्दबाजी है। आपको नहीं है सोनिया जी? हो सकता है आपको ना हो। मोदी के मास्टर स्ट्रोक में फंस गया विपक्ष। कोई स्टडी हुई, कोई वैज्ञानिक अध्ययन हुआ? मतलब ये सरकार चल रही है व्हाट्सएप से। हमको आज तक नहीं पता, कल मैंने पढ़ा पूरा मसौदा। मतलब अगर आपका अटेम्प्ट है कि देश में एक आइडिया के लेवल पे बाल्कनाइजेशन कर दें, तो आप कुछ भी कर बैठे। 2029 का प्लान, विपक्ष हैरान। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। क्या 30 साल का इंतजार समाप्त होगा? 2029 लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं का 33% आरक्षण लागू हो जाएगा, क्योंकि 3 दिवसीय जो विशेष सत्र बुलाया है केंद्र सरकार ने, उसमें नियत बिल्कुल स्पष्ट है कि महिला आरक्षण के साथ साथ जो परिसीमन से जुड़ा विधेयक भी है उसे भी पारित कराना। लेकिन क्या यह सब कुछ इतना आसान है? क्योंकि विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि क्यों इंतजार नहीं किया जा रहा है सेंसस पूरा होने का, सेंसस के आंकड़ों का, नए सेंसस के आंकड़ों के आने का, डिलिमिटेशन का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा, उसके बाद इस आरक्षण को लागू कराते। वहीं एक खाई बट रही है दक्षिण और नॉर्थ इंडिया के बीच में। सवाल यह है, क्या सरकार इसका कोई रास्ता निकालेगी? कई सारे सवाल इस विषय से उठ रहे हैं और पहला सवाल है कि महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिलने से भला किसे ऐतराज हो सकता है?
ये पहला सवाल है, क्या बंगाल चुनाव को देखते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जल्दबाजी में लाया जा रहा है? क्या 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराना उचित है? क्या नए परिसीमन से दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ेगा, जैसे दक्षिण भारत राज्य के ज्यादातर राजनेता कह रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है, महिला आरक्षण पर विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, बिल के प्रावधान को लेकर हमारा विरोध है। महिला आरक्षण बिल राजनीति से प्रेरित है। I can say that we all are in favor of women's reservation bill, but the way in which they have brought, for that we have got reservations, and it is politically motivated just to trap and suppress the opposition parties. The government is doing like this. मेरे साथ स्वराज इंडिया के कन्वीनर योगेंद्र यादव जी जुड़े। योगेंद्र जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। योगेंद्र जी, पहले ही 30 साल की देरी हो चुकी है। 1996 में पहली बार ये विधेयक लोकसभा में पारित लाया गया, तारीख पे तारीख बढ़ती गई, लेकिन अगर ये 2029 में अगर इसे लागू किया जाता है लोकसभा चुनाव में, तो इससे आपत्ति क्यों हो सकती किसी को? बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये तुरंत कर दिया जाना चाहिए। ये भी पूछना चाहिए कि 2024 ने किसने रोका था। याद रखिए 2023 में ये बिल पास हो गया था कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। क्यों रुका? 2024 में क्यों लागू नहीं हुआ? क्योंकि मोदी सरकार ने इसमें एक फच्चर लगाया और कहा कि लागू होगा लेकिन तभी जबकि परिसीमन और जनगणना हो जाए। अब आप बताइए, क्या जनगणना की ज़रूरत है महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए? आप नहीं जानते इस देश में 1/3 से ज़्यादा औरतें हैं। तो रोकने का काम मोदी सरकार ने किया, और अगर वो अब जाग गई है और अब उनको लगता है कि चलिए अब ज़रूर कर देते हैं, पहले जो हो गया सो हो गया, चलिए बिसार दीजिए पुरानी बातों को, अब दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए। फिर आपने फच्चर लगा दिया उसके अंदर। अगर सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है और उसे तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहती है, और अगर उसकी नीयत सही है, तो उसे केवल एक पंक्ति का संविधान संशोधन लाने की ज़रूरत है। और वो पंक्ति क्या है कि संविधान की आर्टिकल 334(1) 334(1) में जो हमने संशोधन किया था, जो हमने वहाँ शर्त लगाई थी कि केवल तभी होगा जबकि परिसीमन और जनगणना हो जाए, उस शर्त को हम हटा देते हैं। बस आपने ही फच्चर लगाया था, आप उसको हटा दीजिए। इसको सारे झंझट से क्यों जोड़ रहे हैं कि लोकसभा की संख्या 850 होगी, इस राज्य का ये बढ़ेगा, ये घटेगा? इस सब चक्कर से क्यों जोड़ रहे हैं? इसको अलग कर लीजिए, महिलाओं को एकदम तुरंत दे दीजिए, हो जाना चाहिए। मैं तो इसका पूरा समर्थन करता हूँ। विरोध कौन कर रहा है, सवाल ये है। लेकिन आज तक तो जनसंख्या के आधार पर ही परिसीमन हुआ है ना, अब इसको बदलने की बात क्यों हो रही है? और कोई भी राज्य, कोई भी केंद्र सरकार है, वो तो ज्यादातर अपने फायदे के लिहाज से ही अपने फायदे को ही केंद्र में रखेगी। अब हम सही चीज़ों पे आ गए हैं। अब आप इसका मर्म समझने लगे हैं कि ये मामला नारी वंदन का नहीं है, ये बीजेपी का, ये महिलाओं का आरक्षण का मामला नहीं है, बीजेपी के राजनीतिक आरक्षण का मामला है। बीजेपी अपना बीमा करवाना चाहती है और इसलिए महिलाओं के आरक्षण को एक आड़ की तरह इस्तेमाल करके इसके पीछे एक दूसरा खेल खेल रही है। आप और हम दोनों सहमत हो गए हैं। अब बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि हाँ, बीजेपी अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहती है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत एक छोटी सी ये है कि इससे देश का नुकसान हो रहा है। आपने कहा आज तक तो हमेशा जनसंख्या के आधार पर होता आया, शायद आप पिछले 50 साल की कहानी भूल गए हैं
इस देश में पहले 20 साल तक जनसंख्या के आधार पर राज्यों की सीटों का आवंटन हुआ था, लेकिन 1975 में इसे रोक दिया गया था। आप याद दिलाएंगे इमरजेंसी के दौरान ये हुआ था। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि इमरजेंसी के बाद इमरजेंसी में हुए सारी चीज़ों को पलट दिया गया था, लेकिन इसको पलटा नहीं गया था, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय सहमति थी कि अब देश में लोकसभा की सीटों का आवंटन जनसंख्या के घटाव बढ़ाव के कारण किसी राज्य की सीटें घटेंगी बढ़ेंगी नहीं। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि 1976 का जो फैसला था ये केवल 25 साल के लिए था। 2001 में दोबारा ये सवाल आया कि क्या अब शुरू कर दें। उस समय आपको मैं याद दिला दूं, देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने दल की बजाय देश को प्राथमिकता दी और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो ढक्कन बंद है इसको बंद ही रहने दो, इसको खोलो मत, इससे देश का नुकसान होगा। सवाल ये पूछना चाहिए, जो ढक्कन पिछले 50 साल से बंद है देश के हित में, उसको केवल दलीय हित की वजह से मोदी जी क्यों खोलना चाहते हैं? सवाल ये है। तो आप कह रहे हैं कि ये पर्दे के पीछे जो है वो साउथ वर्सेस नॉर्थ की खाई बढ़ाने की बात हो रही है, बिकॉज साउथ के ज़्यादातर राज्यों का कहना है कि साहब गवर्नेंस के मामले में, पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में हमारे राज्यों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, क्या हमें इसकी सजा मिलेगी? देखिए, मैं इसे केवल दक्षिण और उत्तर की तरह नहीं देखता, मैं केवल इसे एक भारतीय की तरह देखता हूँ। और ये जनसंख्या नियंत्रण वाली बात मुझे बहुत जस्ती नहीं है, इसलिए कि कोई इस देश में जनसंख्या अपनी नियंत्रण इसलिए नहीं करता या बढ़ाता इसलिए नहीं है कि मेरे संसद में एमपी बढ़ जाएंगे। जनसंख्या की बढ़ोतरी होती है, गरीब इलाकों में होती है, गरीबी, बदहाली, अशिक्षा की वजह से होती है। इसमें ना किसी को सर्टिफिकेट ना मिलना चाहिए, ना इसको किसी को सज़ा मिलनी चाहिए, ना किसी को इनाम मिलना चाहिए। ये हमारे देश की एक आर्थिक और शैक्षणिक परिस्थिति का परिणाम है। तो इस तर्क को तो साइड में रख देता हूँ मैं, चाहे इसके पक्ष में इस्तेमाल करें या विपक्ष में इस्तेमाल करें। मोटी बात ये है कि इस देश में यदि जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा की सीटों का परिसीमन हो जाए तो उसका ये परिणाम होगा जो सरकार कह रही है। कहने को सरकार सब कुछ कह रही है, सुंदर सुंदर बातें कि सबका अनुपात में होगा इत्यादि, वैसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में जो पीली लिस्ट में जो राज्य हैं, इन राज्यों की सीटें कम होंगी और जो नीली लिस्ट वाली है, इन राज्यों की सीटें अनुपात से ज़्यादा बढ़ेंगी। अब याद रखिए, 543 से जब 850 करेंगे तो कहने को सबकी बढ़ेंगी, लेकिन कुछ की अनुपात से ज़्यादा बढ़ेंगी, कुछ की अनुपात से कम बढ़ेंगी। तो कम बढ़ने वाले कौन से हैं, यानी कि किन राज्यों को नुकसान होगा, घाटा किस किस को होगा? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका और पंजाब। तो केवल दक्षिण उत्तर का मामला नहीं है, केवल अगर मामला सब पंजाब भी है, इसमें उड़ीसा भी है, बंगाल भी है, तो केवल दक्षिण उत्तर का मामला नहीं है। लेकिन देखिए, ये सब राज्य कौन हैं जहां बीजेपी या तो कमज़ोर है या जीतती भी है तो इतनी सुनिश्चित नहीं है। बीजेपी के लिए ये अपेक्षाकृत कमज़ोर या अनिश्चय के इलाके हैं। और फ़ायदा किन राज्यों को होगा, किन राज्यों की सीट बढ़ेगी? असम, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश। खेल समझ आ रहा है आपको? खेल ये है कि मतलब संवैधानिक तरीके से आप कुछ ऐसा कर दें जिससे मेरी पार्टी की सीटें चुनाव लड़ने से पहले ही बढ़ जाए, और जहाँ जहाँ मुझे कम वोट मिलते हैं उन जगह की सीट की संख्या ही कम हो जाए। ये खेल है। अब इससे बीजेपी को फ़ायदा जरूर 29 में हो सकता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बीजेपी को, उसके नेताओं को, उसके समर्थकों को, सबको कहना चाहता हूँ, भाई देखिए, 2029 में आप जीतना चाहते हैं, हर पार्टी जीतना चाहती है, कोई बुरी बात इसमें नहीं है, लेकिन 2029 को जीतने के लालच में कुछ ऐसा मत कीजिए जिसे 2079 के अंदर हम सब जिसके कारण शर्मिंदा महसूस करें। देश रातों रात नहीं बनते, एक चुनाव से बनते नहीं हैं, लेकिन एक चुनाव जीतने के लालच में कुछ ऐसा कर दें जिससे अगले 50 साल, अगले 100 साल के लिए खटास हो जाए, दरार पैदा हो जाए, वो काम मत कीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस डिलिमिटेशन के चक्कर को छोड़िए, महिलाओं को तुरंत आरक्षण दीजिए। 543 सीट में बिना किसी विलंब के एक पंक्ति का प्रस्ताव पारित कीजिए, महिलाओं को आरक्षण दीजिए, और महिलाओं को आरक्षण के साथ ये जो एक्सेस बैगेज है,
तमाम टाँके लगाना, ये सब बंद कीजिए। ठीक है योगेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ नेशन के मंच के आने के लिए। योगेंद्र यादव का ये कहना है कि साहब महिला आरक्षण को आगे रखकर दरअसल राजनीतिक फायदे के लिए संसद में ये तीनों विधेयक लाए जा रहे हैं। और अब मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से अनुजा कपूर, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी से, वंदना सिन्हा जी आम आदमी पार्टी से। और मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा अनुजा जी, ये जो बताया जा रहा है कि ये जो तीनों विधेयक आप ला रहे हैं, ये जो विशेष सत्र आप ला रहे हैं, ये वुमेन रिजर्वेशन तो पर्दे के आगे की बात है। असली बात यह है कि आप डीलिमिटेशन के सहारे अपना राजनीतिक फायदा 2029 के लिए देख रहे हैं, यानी 2029 में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए आप ये सारा कर रहे हैं। जय श्री राम। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग इस बारे में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि अब एक औरत, एक महिला, एक नारी कब तक अपने रिजर्वेशन के लिए भीख मांगती रहेगी। आप कांग्रेस के टाइम पे वोट बैंक को एक महिला को एक वोट बैंक बनाते रहे और अपने लिए यूज करते रहे। उस वक्त किसी ने ये बात नहीं पूछी थी कांग्रेस से कि क्या किया जा रहा है। क्या उस टाइम पर इनके पास वक्त नहीं था? हमारे राहुल जी जो है, राहुल गांधी जी, वो तो बहुत ज्यादा बड़बोले होके बहुत कुछ बोलते हैं। ओबीसी का करवाइए, जनसंख्या करवाइए, सेंसस करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, तो सब कुछ आप लोगों ने करा दिया था। आपने संशोधन तक करवा दिया था, आपने कमेटी बिठा दी थी, सब कुछ कर दिया था आप लोगों ने। राज्यसभा तक आप लोगों ने पास करा दिया। फिर क्या हो गया? कहाँ रह गए आप लोग? लोकसभा में आते आते कहाँ खो गए? सोनिया गांधी जी की पार्टी, जो शीला दीक्षित सीएम रह चुकी हो, जहां पे औरतें यहाँ शुरुआत से रही हो, जहां इंदिरा गांधी ने एज अ पीएम में काम किया हो, वहां पर औरतें अनुजा जी, ये जो आप पूरा इतिहास बता रही, ये तो मुझे लगता है सारे दर्शकों को पता है। असली सवाल ये है कि 2023 में जब आपने ये कानून पारित किया, आपने तत्काल इसे 2024 में लागू कर देना चाहिए था। वैसे ही महिलाएं 1996 से इंतजार कर रही है जब पहली बार ये विधेयक लोकसभा में लाया गया। ये 2024 के ही चुनाव से लागू हो जाता तो आज ये चर्चा ही नहीं होती। बीच में जब कोशिश करी हम लोगों ने कई बार इसे लागू करने के लिए, बीच में कोविड भी रहा, वो वक्त भी आप जानते हैं, आपको वो टाइम भी पता है। बहुत बार इसको कोशिश करी हम लोगों ने। जब हम अब इस चीज को सामने लेकर आते हैं, आपने देखा था कितनी कितनी बार इवन बिल को फाड़ कर फेंका गया था आने वाले पिछले टाइमों में। आप जानते हैं ऑपोजिशन आज भी वो ड्रामा करने की कोशिश में है, वो ड्रामा करना चाह रहा है। बात ये नहीं है कि बात कब शुरू हुई कब खत्म हुई, नहीं, आज भी वही गवर्नमेंट है और भाजपा अनुजा जी, प्रॉब्लम ये नहीं है। अनुजा जी, प्रॉब्लम ये है कि आपने ही कहा था संविधान का आर्टिकल 82 जो ये कहता है उसका हमें सम्मान करना होगा, जो ये कहता है पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन की प्रोसेस होगी और डीलिमिटेशन के बाद ये आरक्षण लागू किया जाएगा। ये आप लोगों का वक्तव्य है, पार्लियामेंट में वक्तव्य है। ये अब क्या बदल गया, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। बदल इसीलिए गया क्योंकि अब कितना टाइम और इस चीज को, फिर वही चीज आप और आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। 2029 के अंदर जो लोकसभा के अंदर जो सीटें आनी चाहिए औरतों के लिए, आज विधानसभा में सीटें आनी चाहिए, आज मैं नहीं लड़ पाऊंगी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि तब से हम लोग वेट कर रहे हैं चीजों के लिए। और भाजपा जब आगे कोई भी औरत के लिए, एक महिला के लिए, सशक्तिकरण के लिए बात आगे करती है तो वहां पर दिक्कत होती है। कांग्रेस के कई लोग इस चीज के लिए रोड़ा अटका देते हैं। डीलिमिटेशन जरूरी है, डीलिमिटेशन जरूरी है। सेंसस आप लोगों ने करवाया नहीं, कांग्रेस ने। हम लोगों ने जब भी करना चाहा इसका कैसे, अभी योगेंद्र जी ढक्कन खोल दो, ढक्कन बंद कर दो, ये इतना आसान काम नहीं होता। ढक्कन खोल दो, ढक्कन बंद कर दो। कभी कभार एक जरूरत भी देखी जाती है। एक जरूरत है जो एक औरत को आप लोगों ने कई टाइम से हम लोगों को बोला गया कि ये होगा आगे 33%। हम सब लोग भी आंख लगा के बैठे हैं, हम सब लोग भी देख रहे हैं कि आने वाला वक्त को कब आएगा। ओके अनुजा जी, आपकी अनुजा कपूर जी, आपकी बात आ गई। आई थिंक डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जवाब देगी। पूजा जी, आप अपनी बात रख सकती है।
रमेश जी बहुत हास्यास्पद बातें कर रही हैं अनुजा जी। पहले वो कोविड का बहाना बनाती हैं। मजेदार बात यह है कि 2023 में सारे विपक्ष ने एक मुश्त होकर कहा था कि आप पास करिए, अब 2024 में पास करिए, इसी स्ट्रेंथ में लोकसभा में पास करिए। तो आपने बोला था नहीं, पहले हम जनगणना कराएंगे, फिर हम डिलिमिटेशन कराएंगे। तब महिलाएं 30 साल से इंतजार नहीं कर रही थी। उसके बाद ये कहती है ये तो बिल फाड़ देते हैं। मुझे ये एक एग्जाम्पल बता दे कि किसी विपक्ष के सांसद ने, किसी विपक्ष के नेता ने, किसी विपक्ष के मेंबर ने अगर बिल फाड़ा तो ये आकर यहाँ पे नहीं, तो आपके टेन्योर में फाड़ा था ना। यूपीए के दौरान आपने जब राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया, जब आप उसे लोकसभा में लाने का प्रयास कर रहे थे, तब तो आपके सहयोगियों ने बिल फाड़ा था। ये तो सच बात है डॉक्टर, मुझे कंप्लीट करने डॉक्टर त्रिपाठी, ये तो सच बात है। आपके सांसदों ने विधेयक पारित था। ये सारी बकवास सुनी, कोविड वाली, बिल फाड़ने वाली। मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। तो जब ये कहती हैं कि जब ये सारी महिलाओं का जिक्र करती हैं तो ये बताना भूल जाती है कि इनकी पार्टी से प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हुई, प्रथम महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हुई। सवाल यह है कि कोई नहीं। बड़ी बात यह है कि महिला आरक्षण बिल को 30 महीने पहले भी हमने एक मुश्त से बिना किसी कंडीशन के इफ एंड बट के कहा था कि अब 2024 में करिए, आपको कोई विरोध नहीं करेगा। तब आपने नहीं किया। दूसरी बात, आज भी हम खड़े हैं कि हम महिला आरक्षण के साथ खड़े हैं, तो आप परिसीमन का पूरा वो लेकर आ गए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ हवाई बातें नहीं करूंगी। आपने भी बिल का ड्राफ्ट पढ़ा होगा, मैंने भी बिल का ड्राफ्ट पढ़ा है। वो ड्राफ्ट जो है सदर्न स्टेट से, यहाँ बात योगेंद्र जी ने एक बार सही कही कि सिर्फ नॉर्थ वर्सेस साउथ का मामला नहीं है, पंजाब और बंगाल को भी हमें शामिल करना पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं कि हम महिलाओं नारियों का शक्ति और बंधन और अधिनियम कर रहे हैं, तो आपने वो जो सदर्न स्टेट्स का फ्रीजिंग था 1971 सेंसस का, उसे हटा दिया, लेकिन उसको कुछ प्रोटेक्शन नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी हर कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। रमेश जी, मुझे उस 5 पेज के डॉक्यूमेंट में एक जगह बता दीजिए कि सदर्न स्टेट को कहां पे प्रोटेक्शन मिला है। आज अगर मैं सिर्फ 2 राज्यों की बात करूंगी, अगर केरला को करूंगी, अगर प्रपोर्शन होता, आज के प्रपोर्शन के हिसाब से अगर परिसीमन के बाद सीट्स होती तो केरला को मिलती 31 पर उसको मिल रही है 23, 8 का नुकसान है। और उत्तर प्रदेश को मिलती 125 पर उसको मिल रही है 148, मतलब पूरा का पूरा 13 सीट का गेन। तो बात यहाँ पे सिर्फ महिला आरक्षण की नहीं है। महिला आरक्षण के पीछे मत छुपिए। आप महिला आरक्षण के पीछे छुपकर आप ठीक है, ठीक है, ओके डॉक्टर त्रिपाठी, आपने अपनी बात रखी। वंदना जी, ओके वंदना जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो विधेयक लाया जा रहा है महिला आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, पहले ही बहुत देरी हो चुकी है, आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि रोका किसने है। 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो कह रहे हम अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी हम लाना चाहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन उसमें कभी कोरोना आ जाता है, कभी 2023 में पास हो गया था महिला आरक्षण बिल, एक आप 2024 से लागू कर देते। लेकिन ये भारतीय हम तो 100% जो है हम सब पूरा समर्थन करते हैं महिला आरक्षण बिल का, लेकिन बहानेबाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। ये दरअसल इस बिल में जो है वो 2023 में जब मेजोरिटी से पास हुई थी तो आपको लागू करना चाहिए था। देखिए, डिलिमिटेशन, परिसीमन, सेंसस, ये बहाने हैं, क्योंकि ये भी जब बहाना इनका कंप्लीट जब ये भी हो जाएगा तो कोई ना कोई बहाना लगाकर फिर से एक नई चीज आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दूसरा इंटेंशन नहीं है। जब महिला आरक्षण बिल पास हो गया था, आप देखिए कि यदि जहां भारतीय जनता पार्टी को अपनी चीजें पास करनी होती थी, आपको याद होगा तो भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में रातों रात अध्यादेश लाया गया था। यदि इंटेंशन होता तो जो महिला आरक्षण बिल है उसको अब तक ले आया जाना चाहिए था। लेकिन 30 महीने पहले जो बिल पास हो चुका है उसमें संशोधन, डिलिमिटेशन, मैं कहती हूँ फिर ये डिलिमिटेशन होने के बाद भी इनका ही कोई वकील होगा, एक दिन जाके वो याचिका दायर कर देगा कि इसमें ये भी त्रुटि रह गई है, इसमें लूपहोल्स है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज लूपहोल्स छोड़ रही है ताकि ये लागू ना हो सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। अनुजा जी, ये जुमलेबाजी है भारतीय जनता 16, पार्टी 17, 18 को कुछ विशेष मुहूर्त है क्या जो आपने ये विशेष सत्र बुलाया है? मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अभी तो चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बीच में ऐसा कौन सा मुहूर्त है और उस मुहूर्त में ऐसा क्या प्रभावी गुण है
जो आप ये 3 दिन का विशेष सत्र में ही इन 3 संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराना चाहते हैं? क्या कभी भी आज तक जो भी सत्र बुलाए जाएं क्या किसी विशेष मुहूर्त के साथ बुलाए गए? बड़ी ही इस तरीके की बातचीत करना अच्छा नहीं देता, मुझे लगता ना शोभा देता है। मुहूर्त नहीं होता है। इसके अंदर जब 16, 17, 18 के बारे में इस बारे में बात की गई कि हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे, इसमें सभी लोगों को विप दिया गया है और आगे बोला गया है। मुझे लगता है कि शायद मेरी भी दोनों बहनें यहाँ बैठी है, शायद वो नहीं चाहती हैं कि उनको भी रिजर्वेशन, उनको भी आगे जो सेंसस को बढ़ाने की बात यहाँ पर करी जा रही है। अब आप बताइए, जो जनगणना के तौर पर जब यहाँ पे सीट्स का अरेंजमेंट हुआ है, आज हम लोग 850 प्लस सीट्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर 223 के करीब सीट्स रहेंगी। डर इन्हें किस बात का है? कहां पर इन्हें लगता है, इन्हें दिक्कत कहां की है? आपने पहले नहीं किया, आपने बाद में। हम भी कांग्रेस को यही कह रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं किया, आपने चीजें क्यों नहीं करी? आज जब चीजें हो रही हैं, सामने खड़ी हैं, तो क्या आपको वो मौका नहीं मिलेगा? क्या आपको सीट का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? क्या जानबूझकर इस चीज को आगे धकेलने की कोशिश तो है? अब जब आप पे ये आरोप लग रहा है कि आप पूरे मामले को इतना पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, बीच इलेक्शन के बीच में जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, उसके बीच में आप ये विधेयक लेके आ रहे हैं, आप पे ये आरोप लग रहा है कि आप एक गैम्बल खेल रहे हैं कि क्या पता आपको चुनावी फायदा मिल जाए इसका। क्या चुनाव हमारे भारत में एक या 2 दिन होते हैं? मुझे तो लगता है कि कभी विधान का होता है, कभी बाइपोल रहता है, कभी लोकसभा आ जाता है, कभी आप मुझे बताइए कि चुनाव तो सारे वक्त रहेंगे इस हिसाब से। तो ये तो बात सही है, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप 16, 17, 18 की जगह 1, 2, 3 कर लेते। नहीं, आपको उल्टा आपको खुश होना चाहिए। आपके भी कई फैमिली मेंबर्स होंगे जो आगे की तरफ आना चाहेंगे। 16, 17, 18 की बात नहीं है, बात इस पे ध्यान दीजिए कि संशोधन हो रहा है और संशोधन होना आसान काम नहीं होता। अब भाजपा सिर्फ इतना कह रही है, आप लोग का कल तक आप कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े थे, तो आज क्या आप हमारे साथ नहीं खड़े हैं? आप नहीं है बैठना चाहते हैं, आप ऑपोजिशन का काम पूरा करना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो एक सपना है आप सबका, मेरी सारी बहनों का, वो अधूरा हो जाए। ठीक है अनुजा जी, मुझे एक ब्रेक लेना होगा। मैं आप सभी मेहमानों से गुजारिश करूंगा आप मेरे साथ बने रहिए। जब लौटेंगे तो ये परिसीमन को लेकर ये जो पूरे सवाल उठ रहे हैं और खासकर जिन चुनाव को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है, ऐसा क्यों है? और जो कहा जा रहा है कि जब 1971 में जिस अनुपात की बात की गई थी उसे अब हटा के एक नया सेंटर खोला जा रहा है, मतलब अब जनसंख्या के आधार पे उन राज्यों को फायदा होगा जहां पर जनसंख्या ज्यादा है। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बसपा प्रमुख मायावती ने नारी वंदन अधिनियम में SC, ST और OBC महिलाओं के लिए अलग से कोटा देने की मांग की है। देश की संसद, लोकसभा में व राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफी लंबे इंतजार के बाद ही सही व अन्य इसे आगे बढ़ाने की अब इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि बहुत डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। वास्तव में महिला आरक्षण की असली हकदार शोषित व उपेक्षित वर्गों में भी खासकर सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से लगातार पछाड़े जा रहे SC, ST व OBC समाज की महिलाओं को यदि इसमें अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो ये उचित होने के साथ साथ, जो नहीं की गई है तो ये उचित होने के साथ साथ BSP के अनवरत संघर्षों के बाद OBC समाज को मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार 27% आरक्षण के लागू होने की तरह ऐतिहासिक भी जरूर होता, लेकिन ऐसा नहीं होने से इन वर्गों की महिलाओं को महिला आरक्षण का पूरा लाभ क्या मिल पाएगा, इसमें लोगों को काफ़ी संदेह है तथा महिला आरक्षण के वास्तविक उद्देश्य को काफ़ी हद तक नकारने जैसा है। वैसे भी महिला आरक्षण को राजनीतिक स्वार्थ की बजाय
महिला सुरक्षा, सम्मान व उत्थान आदि से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी इसका सही लाभ इनको मिल पाएगा। पूजा जी, एक और मैं बात समझना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की रणनीति क्या होने जा रही है, खासकर विपक्ष की रणनीति, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पारित कराने के लिए। तो ऐसे में विपक्ष की क्या रणनीति रहने जा रही है? रमेश जी, एक बात पे बिल्कुल ही कोई बहस नहीं होनी चाहिए, सब एकमुश्त हैं कि महिला आरक्षण बिल को हमारा समर्थन 30 महीने पहले भी था, 30 साल पहले भी था और आज भी। पर हमारे जो सवाल हैं, हमने सबसे बड़ी बात तो खड़गे जी ने 3 चिट्ठियां लिखी प्रधानमंत्री को कि 15 दिनों में तो कोई बड़ी आपदा नहीं आ जाएगी, आप इसको 29 अप्रैल के बाद बुलाइए जब सारे राज्य में चुनाव खत्म हो जाए। क्योंकि आपका सवाल बहुत वाजिब था अनुजा जी से कि अभी कौन सा मुहूर्त है। मुहूर्त में आपको ये बताती हूँ कि इस पार्टी को इलेक्शन लड़ने की, इलेक्शन जीतने की झक मारी हुई है, इसलिए ये इलेक्शंस के बीच में आप ही बताइए, जब 42 एमपीज हैं वेस्ट बंगाल के और तकरीबन 40 एमपीज, 39 एमपीज हैं तमिलनाडु के, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल की संवैधानिक जिम्मेदारी भी है कि वो अपने स्टेट में इलेक्शंस के टाइम पे कैंपेनिंग करें। वो या तो कैंपेनिंग मिस करेंगे या इलेक्शन का स्पेशल सेशन मिस करेंगे, दोनों ही बहुत ही ऐतिहासिक है और इसीलिए ये मुझे क्यों नहीं समझ आया कि क्यों बुलाया गया। दूसरी बात, आपने सदर स्टेट्स को आप कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। मैंने अभी आपको एक नंबर लेकर देखा, अगर आप बिल का मसौदा पढ़ेंगे, अगर आप बिल को पढ़ेंगे तो हमारी जो सारी विरोध है वो इसलिए है कि आप कंसेंसस क्यों नहीं बिल्ड करते, हर चीज को बुलडोजर क्यों करते। इस देश में नीति निर्माण, जब 73वां और 74वां अमेंडमेंट भी आया था राजीव गांधी जी के द्वारा, जब आज देश में 14 लाख महिला रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो पंचायत स्तर पे हो चाहे म्युनिसिपल लेवल पे हो, 1/3 रिजर्वेशन के बाद, तो एक एमपी की पार्टीज के साथ भी बैठ के ऑल पार्टी डिस्कशन हुआ था, कंसेंसस हुआ था, कोटा विद इन कोटा सिस्टम लागू किया गया था, सारी चीजें और कई दिनों तक। पूजा जी, आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट किया, मुझे लगता है कि अनुजा जी से जरूर पूछना चाहिए। अनुजा जी, अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आते, अमूमन ये व्यवस्था रही है कि आप सबको साथ पे लेके चले, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, कंसेंसस डेवलप करें, उसके बाद वो विधेयक को, अधिनियम को आप पारित कराएं। लेकिन यहाँ तो आपने फैसला कर लिया और आपने विशेष सत्र बुला लिया और अब आप कह रहे हैं कि साहब हम पारित कराएंगे। तो ये जो लोकतंत्र की खूबसूरती है साहब, वो तो कहीं दिख नहीं रही है इसमें। ये कौन बोल रही है? कांग्रेस, जिन्होंने 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी थी, आज वो यहाँ बैठकर मुझे ज्ञान देंगी, एक भाजपा को ज्ञान देंगी। भाजपा आप ही के लिए काम कर रही है और वो जो प्रधानमंत्री है ना, वो आप ही के ही है, वो मेरे अकेले के नहीं है। और आपको एक और बात बता दूं मैं, पूजा जी, अच्छा होगा अगर आप चुप रहा। मैं जो समझ आ पा रही हूँ, आपकी जो डर मैं जानती हूँ, इशू क्या है, आप लोग जीत नहीं रहे हैं कभी, आपको इसीलिए ईवीएम का भी डर है, इसीलिए आपको इधर उधर की चीजें हैं। मैं आपको बस एक बात, मैं पूजा जी, मैं आपको सिर्फ एक बात ये बता दूंगी, बात मुझसे चीख कर चिल्लाने में, बात करने में, पूजा जी आप अपना वक्त जाहिर ना करें मुझ पर। आपको ऑपोजिशन का काम करना चाहिए, आपको ऑपोजिशन का काम करना चाहिए, ये आपके मेरे हक के लिए है। मोदी जी ने जो किया है वो आपके और मेरे लिए है। और आप समझिए इस बात को, जो आपने 2011 तक आपने सेंसस को भी लाकर खंडित कर दिया, वहीं पर ही रखा आपने, उसके बाद आपके पास भी बहुत टाइम था बहुत कुछ करने के लिए। आप खुश होइए कि हम लोगों ने काम आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपकी पॉलिसीज है, कभी हमने उसको बंद नहीं किया, उसको भी आगे लेकर गए हैं। ऐसे आप बोलने को बहुत कुछ पूजा जी, ऐसे आवाज एक एक करके जल्दी से कंप्लीट करिए अनुजा जी, उसके बाद पूजा जी एक एक करके। हाँ वो ठीक है। इनको कौन बोला पर्सनल टिप्पणी करने के लिए? अगर आप आपके पास हिम्मत है, आप मुझे बिल के क्लॉजेस के बारे में बात करके दिखाइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। आप चली जाती हैं। बताना चाहती हूँ कि अगर डिलिमिटेशन है, सेंसस है, चीजें हैं, फैलाना है, दिखाना है, इनको तकलीफ है तो आप मना कर दीजिए। आपने पढ़ा ना बिल, आप मुझे बताइए कि उस बिल में डिलिमिटेशन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मुझे एक बात बताइए, आपने पढ़ा तो होगा ही, पढ़ के आई होंगी ना डिबेट में, तो आप मुझे बताइए डिलिमिटेशन कमीशन के क्लॉजेस क्या है? क्योंकि आप
पढ़ के आए नहीं है, आपको पता है नहीं, आप लोग जीतते नहीं है, आपको डर इस बात का है। आपने प्रियंका गांधी तक को तो आगे कर नहीं रखा, आप मुझसे यहाँ बैठ कर दो बातें कर रही है, जाके प्रियंका गांधी से भी एक बार पूछिए वो क्या चाहती है। आपने आप लोग क्या कर रही है? आप चाहती है कि ये और 30 साल आगे की तरफ ढलक जाए। ये आप लोगों का यही नेतृत्व है। 1975 की धज्जियां उड़ाने वाले लोग बैठ के मोदी जी करने से कुछ नहीं होता। आप पढ़ के आइए ना, मुझे बताइए दे रही हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि आप सभी लोग देखिए जो नेशनल टीवी पर है कि कांग्रेस क्या कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस ओके ठीक है अनुजा जी, एक मिनट पूजा जी, लेकिन सरकार तो देखिए वो 1971 के हिसाब से फ्रीज की गई थी सीटें हैं। अब 2026 में सरकार ये फैसला करती है साहब, हम जनसंख्या के हिसाब से जो परसेंटेज बढ़ता है, जहां जितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से नई सीटें डेवलप करेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या हो सकती है? ये तो तरीका पहले भी अपनाया गया। ये बात सच है कि 2001 में खुद अटल बिहारी वाजपेयी की उन्होंने कहा नहीं, जो व्यवस्था वो चली आ रही है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे राज्यों के बीच में खाई पैदा होगी जो हम नहीं चाहते। लेकिन अब सरकार अगर ये फैसला कर रही है तो उसमें गलत क्या है? सरकार के पास ये अधिकार है। ये लीगल प्रॉब्लम भी थी इसके अंदर भाई साहब, देखो इसके अंदर लीगल एक पूजा जी को जवाब देने दीजिए अनुजा जी। मुझे एक बात बताइए, जब आप फ्रीज हटा देते हैं तो आप उसके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट क्या करते हैं? क्या आपने राज्यों को, सदर्न राज्यों को या फिर वेस्ट बंगाल और पंजाब को ये आश्वासन दिया, ये ट्रस्ट बिल्ड किया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा आज की लोकसभा जैसा? नहीं। क्या आपने कहा कि हर किसी की सीट प्रोपोर्शन के हिसाब से बढ़ेगी? नहीं। आपने डील वो बना दिया कि सेंसस, कौन सा सेंसस हम चूज करेंगे? अगर आप पढ़े आर्टिकल 81 की बात कर रही हूं मैं, इसी बिल के मसौदे की बात कर रही हूँ, क्लॉज 7 में ये लिखा हुआ है कि वो पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से चूज होगा। आप कह रहे हैं कि 2027 में डिजिटाइजेशन से सेंसस निकल जाएगा। जब सेंसस निकल जाएगा तो आप उस पर डिलिमिटेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, आपने डिलिमिटेशन इसी बिल की सही कहा, 2027 के आखिरी में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारे पास आंकड़े आने लग जाएंगे सेंसस के। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज कौन सेलेक्ट करता है? सेंटर। और सबसे बड़ी बात बता दूं रमेश जी, इसमें लिखा है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो जजमेंट होगा, आप चैलेंज नहीं कर सकते, बाहर होगा। आप इस देश के पॉलिटिकल मैप को अपनी सहूलियत, अपने वोट बैंक के हिसाब से ड्रॉ करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि विरोध भी ना हो, और हर बात इमरजेंसी पे। ठीक है पूजा जी, आपकी बात आ गई। वंदना जी, आपको लगता है कि महिला आरक्षण के साथ साथ जो असली मुद्दा है वो डिलिमिटेशन का है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस सोच के साथ लाया जा रहा है कि 2029 के चुनाव में जो ज्यादातर फायदा मिले वो रूलिंग सरकार को मिले। देखिए रमेश जी, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि महिला आरक्षण बिल के आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपने सहूलियत से डिलिमिटेशन कर रही है। ये सिर्फ महिला आरक्षण बिल को पॉलिटिसाइज कर रही है। जिसे महिला आरक्षण बिल लाना होता ना, वो अब तक ला चुका होता। इसके कभी डिलिमिटेशन के नाम पे अभी वेस्ट बंगाल का चुनाव है तो महिला आरक्षण बिल का ये मुद्दा लेकर आ गए। 30 महीने पहले पास हुआ था महिला आरक्षण बिल। आपको मैं बता दूं, राज्यसभा में 215 से और लोकसभा में 454 वोटों से पास हुआ था। किसने रोका था भारतीय जनता पार्टी को? कर देते महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण के बिल के नाम पे अपने सहूलियत से अपने राज्यों में अपना डिलिमिटेशन करना, ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ सोल मोटिव है। ये मैं आपको बता दूं, महिला आरक्षण बिल आने वाला नहीं है। इसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना साध्य कर रही है। जहां उनको फायदा होता है वहां डिलिमिटेशन कराएगी, अपने चुनाव में फायदे लेगी। उनको कोई मतलब नहीं है। हम ये नहीं भूल सकते, ये कुलदीप सिंगर की पार्टी है जिनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, और इनकी पार्टी में ऐसे ही लोग हैं जिनको प्रमोट किया जाता है। आप आज यदि इतना ही महिला आरक्षण महिला को लेकर प्रमोट करती है तो बिहार में कर देते, बनाते महिला मुख्यमंत्री। ओके अनुजा जी, एक और बात आती है, मैं सभी राजनीतिक दलों से कहता हूं कि अगर राजनीतिक दलों का इतना ही महिला प्रेम था तो कम से कम अपने संगठन में 33% कर देते, पॉलिसी मेकिंग में 33% कर देते, या मैं कहूंगा जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां भी 33% कोटा दे देते, आपके मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे देते। तो ये सब चीजें तो दिखनी चाहिए ना, ये सिर्फ सोच में नहीं होना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए कि हाँ जी हम कर रहे हैं करके।
नहीं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे 33% तक के लिए लोग वेट कर रहे हैं? हम लोगों ने क्या अपनी, जहां तक हम लोगों ने सीमित रखा, अभी भी क्या कांग्रेस के कितने लोग हैं जो वहां पर इनके टाइम पर रही हैं, औरतें, जो महिलाएं जो इस लेवल पर बैठी हैं? आप बताइए मुझे। हम लोगों ने तो द्रौपदी मुर्मू जी को भी लेकर आए, प्रेसिडेंट बनाया, इन्हीं के टाइम पर कर रहे हैं। ऐसा हुआ इनके टाइम पर कभी? आज तो हम लोग ने आदिवासी को भी कर दिया, ओबीसी मोर्चा को भी लेकर आए आगे। आप देखिए ना, मैं सिर्फ इतना यही बात बार बार कहूंगी, आज इन्हें इलेक्शन का डर है क्योंकि ये जीत नहीं सकते। एक आम आदमी पार्टी जो तो हवा में उड़ गई है, दूसरी कांग्रेस, उसका आता पता नहीं है, तो इसीलिए दो बातें वो हमें कह सकते हैं क्योंकि डिलिमिटेशन इन्हीं के हक में था, इन्हीं के हक में था डिलिमिटेशन। और मैं देखिए भाई साहब, मैं क्या कहना चाहती हूँ अनुजा जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। कुछ राजनीतिक, आप बेहतर जवाब दे सकती है। राजनीतिक दलों का ये कहना है कोटा विद इन कोटा की क्या व्यवस्था है, SC ST OBC, क्या इनको आप बहुत देर से कह रही है कि साहब आप नहीं चाहते कि महिलाओं को सशक्तिकरण हो, महिलाओं को मौका मिलो, तो मैं जानना चाहता हूं कि SC ST और OBC की महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है? SC ST OBC की अभी 16 17 18 का हमने कब मना किया? प्रपोजल लेकर बताओ, मना किया क्या हमने? किस लिए ये प्रपोजल क्या? ये तो सरकार व्यवस्था करेगी ना, उस बिल में व्यवस्था करेगी। प्रपोजल कौन लेके आएगा? सरकार लेके आएगी। नहीं, अभी पारित नहीं हुआ, अभी डिस्कशन है ना। आपका जो आपके कानून मंत्रालय, आपके कानून मंत्री लेके आएंगे, वो बिल पेश करेंगे। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, अभी सब चीजों पे बातचीत चल रही है ना, अभी 16 17 आई तो नहीं, अभी होगी, अभी तो बात होगी ना, तो वहां पर ये बातें चल सकती है, खड़ी हो सकती है। मैं आपका मंतव्य जानना चाहता हूँ, छोड़िए कानूनी प्रक्रिया को, छोड़िए, आपका मंतव्य क्या है? रमेश जी, आप अगर बातों को ही आगे नहीं लेकर जाएंगे, इस बारे टॉपिक्स पे बात ही नहीं होगी, तो आगे डिलिमिटेशन पर बात नहीं होगी। आगे देखिए, ये मुद्दा सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द 2004 में 2024 के अंदर नहीं हुआ है, लीगल इश्यूज की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन की वजह से, अब उस चीज को 2029 के अंदर तो हो जाए। अब आप ये कहेंगे जी 16 कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन था अनुजा जी? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन था जो आप कह रही है? देखिए, ऐसा है कि जहां पर आप लोगों ने, जहां पे फ्रीज हो गई थी, बहुत चीजें ऐसी थी कि जो जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीज था, और वहां पर फ्रीज होने की वजह से फ्रीज का मतलब ये थोड़ा कि आप आरक्षण लागू नहीं कर सकते। आरक्षण तो आप जब चाहे लागू कर सकते थे, आप 2024 में इसको इंप्लीमेंट कर सकते थे। आपकी जो मौजूदा 543 सीट्स हैं उसमें ही इसको शामिल कर सकते थे। देश का कोई कानून आपको नहीं रोकता। आपको मैंने बताया, आपने आर्टिकल 82 की बात की, आपने कहा कि साहब ये तब तक नहीं हो सकता जब तक सेंसस के आंकड़े नहीं आएंगे, जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा, उसके बाद ही हम इसको लागू कर पाएंगे। अब आप कह रही जी कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट था, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं कौन सा था, आप बता दीजिए। देखिए, मैं जहां पर हमेशा से इस बात को हम लोगों ने जब मुद्दा आगे की तरफ लेकर आए हैं, जब भी पार्लियामेंट में भी बात हुई है, कोई भी ऑपोजिशन के लोग इसके लिए फेवरेबल नहीं आते आगे, ना पहले थे और ना ये अब है। ये कहने की बात है इन लोगों की कि इन लोगों ने कभी भी ना कांग्रेस में रहा और ना आज भी आप इस चीज को आगे देखिए। डिलिमिटेशन करवाने में प्रॉब्लम है क्या? डिलिमिटेशन को नहीं, आप ये बताइए, डिलिमिटेशन कराने में दिक्कत है क्या? आप ये बताइए, डिलिमिटेशन कराने में आपको दिक्कत है क्या? आज भाजपा अगर डिलिमिटेशन करा के फास्ट फॉरवर्ड करना चाहती है, जो 2011 के अंदर हुए थे और वो वहाँ पर आगे की तरफ नहीं हो पाए, आप लोगों की कई मतलब नहीं पता है। देखिए, मैं आपको एक बात सिर्फ मतलब नहीं पता है। दूसरी बात, आप अपोजिशन लीडर का नाम बता दीजिए। आप पढ़कर आते नहीं हैं, आप बिल का ड्राफ्ट नहीं पढ़ते। आपके बिल के ड्राफ्ट में कोटा विद इन कोटा की 2011 के अंदर आप लोगों ने क्या होता है? 2021 तक इसको डिले कर दिया। आर्टिकल 82 में डिलिमिटेशन के जो परमिटेड है, वो आपको वंदना जी ने नंबर दिए ना, वो 2026 में होगा। एक नाम बताइए, के हिसाब से हम लोग कर तो रहे हैं। 2023 में जब आपने एक अनुजा जी ऐसे नहीं, एक अनुजा जी एक मिनट, आपने अपनी बात कह ली, पूजा जी बोलिए। पहली बात तो मुझे एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक अपोजिशन लीडर का नाम बता दें जब 2023 में नारी शक्ति वंदन 2026 के अंदर डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होनी थी। 2021 के बाद, 2021, 2024 के बाद,
2026 में होनी थी, हो रही है। डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज तो हो रही है। आपको दिक्कत क्या है? पब्लिक के सामने आप लोग प्रपोजल लेकर आए, प्रपोजल्स है, आप लोगों के प्रपोजल्स में बात थी, सिचुएशन को आगे लेकर आया गया है। आप पॉलिटिकल डिसरप्शन जानबूझ के करना चाहते हैं। कभी आप कहते हैं कि जनगणना में आप बताइए, एक मिनट पूजा जी, अनुजा जी, मेरी अनुजा जी, मैं माफी चाहता हूँ, शायद मैं आपको बहुत समझा नहीं पा रहा हूँ। आपसे मैं ये निवेदन कर रहा हूं, ये जो आर्टिकल 82 का मैंने जिक्र किया मैडम, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में पहले सेंसस के आंकड़े आएंगे, आंकड़े होने के बाद उसके आधार पर डिलिमिटेशन प्रोसेस पूरी होगी, उसके बाद ये आरक्षण आएगा। हम इतना वेट नहीं करना चाहते। अरे तो मैडम यही तो विपक्षी पार्टियों ने भी कहा था, यही तो पूरी चर्चा हो रही है 2023 में, यही तो सबने कहा था, आप क्यों वेट करवा रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि वो चीज आगे डिलिमिटेशन कर लेना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि आगे 2029 के अंदर कम से कम औरतों को उनकी जगह मिल सके लोकसभा में और विधानसभा। डिलिमिटेशन प्रोसेस को टाइम लगेगा। आप सोचिए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा 2027 के लास्ट तक हमारे पास ये सेंसस के आंकड़े आने शुरू होंगे, फिर आपके पास कितना समय बचता है, क्योंकि 2029 में तो आपके चुनाव है। बहरहाल वंदना जी, बहुत संक्षेप में मैं एक बात जरूर जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि आप लोगों के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि आप महिला आरक्षण के विरोध पे नहीं दिखाई दे सकते, इसलिए दाव जो खेला गया है उसमें आप अलग होते हुए नहीं दिखाई दे सकते इस पूरी परिस्थिति से अपने आप को, मतलब ना चाहते हुए भी आपको समर्थन करना पड़ेगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो अनुजा जी को बोलूंगी, अनुजा जी अपनी बातों नहीं, हम तो महिला आरक्षण बिल को समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, पूरी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अनुजा जी को मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अनुजा जी के खुद की बातों में इतना कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इससे साफ पता चलता है कि इनका महिला आरक्षण बिल लाने की बिल्कुल भी कोई कोशिश नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सबने विरोध किया, एक मिनट टाइम दीजिए, सबने विरोध किया। मैं आपको बताती हूँ, जब महिला आरक्षण बिल लाया गया था तो लोकसभा में 451 वोटों से पास हुआ था और राज्यसभा में 251 से। फिर किसने रोका था आपको 2024 में इसको लाने के लिए? अब ये कह रहे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीज था, तो तब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीज था और अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीज हट गया। आपने स्पेशल सत्र बुलाया जबकि चुनाव होने वाला है, अब आप अभी कह रहे हैं डिलिमिटेशन कराएंगे। वो फ्रीज प्रोपोर्शनेट था, मतलब किस राज्य को किस अनुपात में सीट मिलेगी उसका फ्रीज था, उसका कोई लेना देना नहीं है महिला आरक्षण से। देखिए, 2024 के लिए मैंने फिर कहा, मुझे लगता है ये कोई लेना देना नहीं है महिला आरक्षण से। आज बिल का ड्राफ्ट भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसको पूजा जी, मुझे लगता है इसको ये नहीं बताना चाहिए कि आपको ये नहीं पता, मुझे ये पता, मुझे ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। बट हाँ, ये मैं मानता हूं कि जब, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट का वो डिस्कशन सुना है और बीजेपी की ओर से ये कहा गया था कि साहब हम इसलिए इसको अभी लागू नहीं करना चाहते, हम एक प्रक्रिया को पूरा करने देना चाहते हैं जिसमें सेंसस होगा, जिसमें डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद आरक्षण लागू होगा। ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन थी जब 2013 का जवाब दिया जा रहा था ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर। बहरहाल आप तीनों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। ये मुझे लगता है देश भर की महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उन्हें जो 30 साल से इंतजार कर रही थी उनको आरक्षण मिलेगा, 33% आरक्षण मिलेगा, तो नीति निर्माण में उनकी पहुंच होगी, उनकी हामी होगी, और पॉलिसी मैटर्स में मुझे लगता है, और सबसे बड़ा जो साहब राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण है, मैं कहूंगा उस पर भी बहुत हद तक लोग लगेगी। जब अच्छी महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, गांव की महिलाएं जिनका जमीनी अनुभव है, वो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़े मंदिर संसद में बैठकर हमारे लिए कानून बनाएगी, नीतियां बनाएगी, मुझे लगता है कि भारत को एक नई दिशा देने का काम करेंगी। ये एक अभूतपूर्व समय भी होगा।